वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में आज शाम से ही बारिश हो रही थी। ऐसे में क्लब घर हम सबका बहुत ही प्यारा अड्डा बन जाता है। बैठे बैठे चाय पकौड़ों के साथ बातचीत हो रही थी। क्लब घर का दरवाज़ा खुला ही हुआ था। बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। पास ही का होटल भी था, वहाँ से भजिए पकौड़े तलने की खुशबू आ रही। बातें देश प्रदेश राजनीति से होते घूमते भूत प्रेत पे आके रुक गई। अब होता यही है, जब बाहर तेज बारिश हो रही हो, एक अजीब सा परिवेश हो, ऐसे में बातें घूम फिर कर भूत प्रेत पर आकर अटक ही जाती है। जिग्नेश बोल पड़ा, हाँ हमारे गांव में एक शमशान है, पता है? वहाँ के बारे में बड़ी बड़ी बातें प्रसिद्ध है। वहाँ पर तो हाँ, वहाँ पर जाओगे, रात को ठहरोगे तो भूत दिखेगा, और क्या। जितेंद्र बोल पड़े। जितेंद्र हम सब में थोड़े से अलग थे। कॉलेज में विज्ञान के छात्र होने के साथ साथ वो अंधश्रद्धा उन्मूलन में भी काम करते थे, और ऐसे में उनके लिए ये सब बातें बेमानी थी। इस पर जिग्नेश बोला, ऐसी कोई बात नहीं है जितेंद्र, मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। हमारा वो गांव का शमशान बहुत ही खतरनाक है, और अगर आपको भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है ना, तो एक बार मेरे साथ मेरे गांव चलिए। हाँ गांव जाओ, वहाँ तो मुझसे कहेगा कि रात को शमशान में जाऊँ, वहाँ एक पेड़ के नीचे झंडा गाड़ूँ और कुछ निशानी लेकर आऊँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है जितेंद्र, सच कह रहा हूँ। आप वहाँ जाकर सिर्फ रात को कुछ देर ठहर जाइए, आपको जो कुछ भी अनुभव होगा ना वो अलग ही होगा। मुझे इन सब बातों पे ना तो कभी विश्वास था ना कभी होगा। भूत प्रेत जैसी चीज़ें नहीं होती, समझे ना। और अगर मैं ये कहूँ कि आपकी विश्वास की बातें नहीं होती हैं तो। अचानक होटल के पास खड़े उस आदमी की आवाज़ हम सब के कानों पर पड़ी। हम सब चौंक पड़े। ये कौन है? महाशय आप कौन हैं, और हम लोग की प्राइवेट बातों में आप खलल क्यों डाल रहे हैं? देखिए, उसने छाता बंद करते हुए कहा, आप लोगों की बातें मैं काफ़ी समय से वहाँ खड़े खड़े सुन रहा हूँ, इसलिए मुझे ज़रा इंटरेस्ट आ गया। वैसे सॉरी अगर मैंने दखल दिया तो, पर महाशय आपकी बातों से मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। क्या संतुष्ट नहीं मेरी बातों से? यही कि भूत प्रेत नहीं होते। अच्छा, और मैं तो आपको ये भी चैलेंज देता हूँ कि आपको इनके गांव के उन शमशान तक जाने की भी ज़रूरत नहीं। मैं आपको इसी शहर में भूत प्रेत दिखा सकता हूँ। अच्छा, तो आप में इतनी क्षमता है? जी हाँ। ओ, तो आप शर्त लगाना चाहते हैं? जी, एक तरह से शर्त ही समझिए। और शर्त में जीतने पर मुझे क्या मिलेगा? उस व्यक्ति ने अपनी जेब से नोटों का बंडल निकालकर सामने रखा। देखिए, ये 1 लाख रुपए हैं। अगर आप मेरी बताई जगह पर एक रात बिता दें और आपको कोई भी पैरानॉर्मल अनुभव ना हो तो ये 1 लाख रुपए आपके। अच्छा, और आप मुझे क्या देंगे? अगर आपने मुझे ये अनुभव करा दिया तो मैं लिखकर आपको देने को तैयार हूं कि हाँ भूत प्रेत होते हैं, जो कि नहीं होते। पर इस बात का आपके पास क्या प्रमाण है कि भूत प्रेत नहीं होते? नहीं, हवा भी तो हमें नहीं दिखती है ना। पर क्या हवा नहीं होती है? खैर महाशय, ये एड्रेस रखिए, कल आप शाम को पहुंच जाइएगा। आपके सारे अनुभव मैं बदल दूंगा, गारंटी देता। कहकर वो आदमी क्लब घर से चला गया। हम सब आश्चर्यचकित होकर जितेंद्र की तरफ देख रहे थे। हरमेश बोला, अच्छा जितेंद्र, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया? उस आदमी ने तुम्हें कहा और तुम मानने को तैयार हो गए?
अरे वो क्या है, कौन है, क्या पता कहाँ ले जाकर तुम्हारे साथ क्या कर दे। तो इसमें डरने वाली कौन सी बात, तू चलेगा ना मेरे साथ? ना बाबा ना, मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाता। तुम लोग डरपोक हो बस, और कुछ नहीं। मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। और देखो, उस आदमी ने 1 लाख रुपए की बाजी रखी, जीतना तो मुझे ही है। सोचो, वो 1 लाख रुपए मुझे मिलेंगे तो। अच्छा जितेंद्र, तुम उस 1 लाख का क्या करोगे? सोचता हूँ एक पोल्ट्री फार्म खोल दूंगा घर के खाली जमीन पर, ढेर सारी मुर्गियां, और नाम रखूंगा जिग्नेश पोल्ट्री फार्म। सब हंस पड़े। जिग्नेश को लेकर अक्सर ऐसे हंसी मजाक चलते रहते थे, मगर जिग्नेश के दिल में कुछ और ही डर कांप रहा था। अगली शाम जितेंद्र उस एड्रेस पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे आश्चर्य ही लगा, क्योंकि जैसा कि उसने सोचा था ये कोई सुनसान वीरान सी जगह होगी, पर यह तो शहर के बीचों बीच का एक मार्केट था। आसपास काफी सारी दुकानें थी, चहल पहल, लोगों का आवागमन। ऐसी जगह पर वो आदमी भूत दिखाएगा? वाह, ये बड़ी अच्छी शर्त रही। तभी उसकी नजर पास ही की एक दुकान पर खड़े उस आदमी पर पड़ी। जितेंद्र को देखते ही वो बोला, ओ तो तुम आ गए, मुझे विश्वास था तुम आओगे। आओ आगे चलते हैं। मुझे लगा आप यहीं भूत दिखाएंगे। ऐसी जगहों पर भूत नहीं होते महाशय, आइए चलते रहिए। बाय द वे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमृत सरकार है, यहीं पास के बिल्डिंग में रहता हूँ। अच्छा, जहाँ आप मुझे लेकर जा रहे हैं वहाँ की बात क्या है? देखो, ये कोई खास बात नहीं है। तुम्हें एक छोटा सा गेम खेलना है। उस गेम में कहते हैं बहुत से अजीबोगरीब पैरानॉर्मल अनुभव होते हैं। अगर तुमने ये गेम पूरा कर लिया तो तुम्हें मिलेंगे 1 लाख रुपए, और अगर ये गेम तुम हार गए तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ, एक बात तुम्हें बता दूं, ये गेम बहुत ही खतरनाक है। पिछले दिनों एक लड़की डोरोथी अपने कमरे में ये गेम खेल रही थी, और खेलते खेलते वो गायब हो गई। उसके बाद आज तक पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि आखिर डोरोथी की इस तरह से गायब होने के पीछे रहस्य क्या है। जबकि सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि डोरोथी जिस कमरे में थी उसके सभी खिड़की और दरवाजे अंदर से बंद थे। ना तो कोई अंदर से बाहर आ सकता था और ना ही बाहर से अंदर जा सकता था। ओह, मगर वो ये गेम खेल रही थी, इस बात का पता चला कैसे? उसकी डायरी से। उसने डायरी में लिखा हुआ था। और इसके बाद की घटना तो और अजीब गरीब है। डोरोथी गायब होने के बाद उसके पिता को अक्सर ऐसा लगता था कि डोरोथी उनके आसपास ही कहीं है। इसलिए उन्होंने तय किया कि उस दुनिया से डोरोथी को वो लेकर आएंगे, और उन्होंने भी वो गेम खेली। पिता गायब हो गए और उसके बाद से आज तक उनका पता नहीं चला। अलबत्ता डोरोथी की लाश उसके घर के पास ही रेलवे ट्रैक पर शत विक्षत हालत में मिली है। अब तुम सोचो ये गेम तुम खेलोगे या नहीं। बातें करते करते वो एक बिल्डिंग के पास आकर रुक गए। बिल्डिंग के आसपास भी बहुत सारी बिल्डिंगें थी। ये बिल्डिंग 4 माला की थी। नीचे के 2 मालों में लाइट जल रही थी, मगर ऊपर के 2 माले पूरी तरह से अंधेरे युक्त थे। उस व्यक्ति ने कहा, आओ, हमारा डेस्टिनेशन ऊपर का माला है। आसपास का वातावरण यहां पर एक अजीब सी माहौल को तैयार कर रहा था। मन थोड़ा सा कांप जरूर उठा था जितेंद्र का, पर ऐसी जगहों पर तो उसे मजा आता है, वो गेम जरूर खेलेगा। दोनों सीढ़ियों से होकर आगे बढ़े। सिक्योरिटी रूम में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, वो आसानी से अंदर चले गए। वे 4थे माले पर पहुंचे, जहां चारों ओर सन्नाटा और घुप अंधेरा था। उस व्यक्ति ने चाबी से एक फ्लैट का दरवाजा खोला, पहले सिक्योरिटी ग्रिल और फिर दरवाजा। अंदर पहुंचकर उसने बटन दबाया, ट्यूबलाइट जल गई। सामने एक कमरा था। वहां पर एक तरफ एक प्राचीन कालीन मूर्ति सी रखी थी, सामने एक सोफा था, टेबल थी। व्यक्ति वहां पर बैठते हुए बोला, आओ बैठो, मैं तुम्हें गेम के बारे में बता दूं। गेम का
विस्तृत वर्णन इस लिफाफे में है। सामने टेबल पर रखे लिफाफे को उसने दिखाया। और ये मोमबत्ती जो तुम्हारे काम आएगी। मैं यहां से चला जाऊं, उसके बाद इस लिफाफे को पढ़ना, तुमको पूरे गाइडेंस मिलेंगे। और आगे तुम्हें जो कुछ भी करना है वो तुम्हें अकेले ही करना है। मैं सवेरे दोबारा आऊंगा। गेम को पूरा करके तुम मुझसे रुपए जीत सकते हो। आशा करता हूं तुम ये गेम जरूर जीतोगे। और हाँ, तुम अपने साथ किसी को नहीं लाए हो, पर सुरक्षा कारणों से अपना मोबाइल जरूर ले आए होगे। मोबाइल तुम यूज कर सकते हो, मगर गेम शुरू होने से पहले उसे स्विच ऑफ कर लेना, क्योंकि बाहर की कोई भी चीज यहां पर काम नहीं करेगी, और अगर वो चालू रही तो शायद गेम शुरू ना हो। कहकर वो सोफे से उठ गए और जाने लगे। तभी जितेन पीछे से बोला, वैसे सर, मेरे गेम हार जाने पे आपको लाभ क्या होगा? व्यक्ति ने मुड़कर जितेन की तरफ देखा और बोला, तुम्हारी आंखों में डर और तुम्हारे ये नास्तिकता का टूटना, वो डर मुझे तुम्हारे अंदर डर और आस्तिकता दिखाएगा। मुझे ऐसे लोगों की आंखों को देखना बहुत अच्छा लगता है। कहकर वो चला गया। जितेन तुरंत उठा और उसने पहले सिक्योरिटी की ग्रिल बंद की और फिर दरवाजे को लॉक करके सोफे पर आकर बैठ गया। कागज उठाकर पढ़ने लगा। कागज में लिखा था, माशे, आप जिस गेम को खेलने जा रहे हैं वो बहुत ही आसान है। अंदर आपको एक कॉरिडोर मिलेगा। कॉरिडोर में क्रमशः 4 कमरे हैं। आपको सबसे पहले सबसे आखिरी वाले कमरे में जाना है। यहाँ पर टेबल के ऊपर आपको एक मोमबत्ती मिलेगी और सामने एक बिस्तर है, साथ ही एक पुराने काल की अलार्म घड़ी। घड़ी में आपको 11:10 का अलार्म लगाना है। कमरे का दरवाज़ा बंद करना है और मोमबत्ती जलाकर सो जाना है। रात के ठीक 11:10 पर अलार्म बजेगा। आपको उठना है और फिर दरवाजे पर 3 बार नॉक करना है। अगर आप बदकिस्मत हुए तो दरवाजे के बाहर आपको कुछ आवाजें और चहल पहल दिखेगी। मुझे आशा है आप दरवाजा नहीं खोलेंगे, क्योंकि आपका कौतूहल आपको दरवाजा खोलने पर मजबूर कर सकता है। उसके बाद क्या होगा मुझे पता नहीं, खेल का ये नियम नहीं। पर हाँ, अगर आप बाहर कहल पहल सुनते हैं तो आपको चुपचाप बिस्तर पर सो जाना है। सवेरे मैं आऊंगा, आपसे मिलूंगा। आप एक हद तक गेम जीत जाएंगे। दूसरा, यह भी हो सकता है कि आपको बाहर कोई भी चहल पहल ना सुनाई दे, तब आपने दरवाजा खोलना है और उसके बाद अपने करीब के पहले कमरे में जाना है। वहां पर कहीं पर आपको एक और मोमबत्ती मिलेगी। उस मोमबत्ती को पहली मोमबत्ती से जलाना है। फिर उस कमरे में आपको एक सिक्का खोजना है और वो सिक्का अपने पास रख लेना। इसके बाद आपको दूसरे कमरे में जाकर यही प्रक्रिया दोहरानी है और फिर तीसरे कमरे में जाकर। पर हां, दरवाजे पर नॉक रुक रुक कर करिएगा। हर कमरे के जाने से पहले दरवाजे पर नॉक करना जरूरी है और वही अनुभव करना जरूरी है। और कोशिश करिएगा कि कम से कम 2 कॉइन आपके पास रहें। तीसरा कॉइन शायद आप कलेक्ट ना कर भी पाए, तो भी कोई बात नहीं। 2 कॉइन आपके पास होंगे तो मैं आपको विजेता मानकर पुरस्कार दे दूंगा। पर हां, इस पूरे खेल में एक बात ध्यान में रखें, मोमबत्ती किसी हद से बुझनी नहीं चाहिए, वरना क्या होगा मैं भी नहीं कह सकता। अब उठिए और टेबल पे पड़ी पहली मोमबत्ती को जलाकर दूसरी जलाकर दरवाजे के पास रखकर खेल शुरू करिए। खेल के बीच में ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहां से भाग जाने का मन करे, पर कोशिश मत करिए, क्योंकि जो इस घर में रहता है वो आपको भागने नहीं देगा। लेटर खत्म हो गया। जितेन हंस पड़ा
कैसी कैसी बेवकूफी भरी बातें करते हैं लोग। इस वक्त इस पूरी बिल्डिंग के ऊपरी सिरे पर मैं अकेला हूं और वो कहता है मुझे भागने नहीं देगा वो। अब तो मैं इसे गेम खेल कर बताऊंगा। तभी लेटर के आखिरी सिरे में पड़े इंस्ट्रक्शन पर नजर गई और हाँ, घर के सारे खिड़की और दरवाजे अच्छे से बंद कर लीजिएगा। खिड़कियों के ऊपर मोटे पर्दे हैं, भ्रम हो सकता है कि वो बंद हो, इसलिए एक बार अच्छे से देख लीजिएगा हर कमरे की खिड़की दरवाजे को, क्योंकि खुले रहने पर दूसरी दुनिया की और भी चीजें यहां आ सकती हैं। जितेन ने तुरंत ही मोमबत्ती जलाई। दूसरी मोमबत्ती को जलाकर गेट पर रखकर वो कॉरिडोर की तरफ बढ़ चला। मगर कॉरिडोर पर बढ़ते बढ़ते उसके शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट सी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे जैसे कॉरिडोर का वो हिस्सा बहुत ज्यादा अंधेरा सा है और वो अंधेरा जैसे उसे निगलने को आ रहा है। मोमबत्ती बुझी कि वो अंधेरा उसे खा जाएगा। ऐसे में भी ऐसे सुनसान जगहों पर मनुष्य के मन में ऐसी भावनाएं जाग जाती हैं। जितेन ने अपने मन को झटका और सामने के कमरे का दरवाजा खोला। अंदर टेबल पर एक मोमबत्ती थी। उसके अलावा सामने एक बेड, चादर और एक पुरानी सी घड़ी थी। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया। हाथ में पकड़ी मोमबत्ती अब बुझने को थी। उसने उसे टेबल पर रख दिया और चादर ओढ़कर लेट गया। इस वक्त शाम के करीब 8 बज रहे थे। चलो कुछ देर सो लिया जाए। अपने साथ वो खाना पीना लेकर ही आया था। खा पीकर बिस्तर पर लेट गया। कमरे का वातावरण काफी अच्छा था। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अचानक अलार्म घड़ी बज उठी। जागा तो चारों तरफ सन्नाटा था। मतलब अब काम शुरू करने का टाइम आ चुका है। उसने तुरंत ही टेबल पर बड़ी मोमबत्ती जलाई। वो चाहता था जल्द से जल्द इस खेल को खत्म कर जीतना। दरवाजे पर जाकर धीरे धीरे 3 बार नॉक किया, मगर बाहर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी। उसने कमरे का दरवाजा खोला। बाहर फिर वही घुप अंधेरा था। धीमे कदमों से वो पहले कमरे में गया। 3 बार नॉक किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। कमरा खोलते ही उसने देखा वो एक लिविंग रूम था जिसमें एक बड़ा सा बेड था। इसमें अब 3 लोग आराम से सो सकते थे, पर उसे ये सब नहीं देखना था। उसे तो खोजनी थी मोमबत्ती और कॉइन। उसने आसपास ढूंढा, पासी के ड्रेसिंग टेबल में खंगाला, बेड के ड्रॉयर्स में भी देखा, मगर मोमबत्ती कहीं नहीं मिल रही। तभी अचानक एक आवाज ने जितेन का ध्यान खींचा। जैसे कुछ भारी चीज खींची जा रही। अचानक उसका ध्यान पासी की अलमारी में गई। अलमारी खोलकर ढूंढने पर अंदर से कुछ पुराने कपड़े थे। अलमारी के पास एक टेबल थी। उस टेबल पर चढ़ते ही उसके होंठों पर मुस्कान फैल गई। उसने अलमारी के ऊपरी हिस्से पर खंगाला। मोमबत्ती और सिक्का दोनों मिल गए। मोमबत्ती को कमरे के ठीक बीचों बीच जलाकर वो उस कमरे से बाहर निकल आया। तभी उसके कानों में फिर से वही आवाज पड़ी। नहीं, ये उसका भ्रम नहीं है। कुछ हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है वो पहले वाले कमरे में है। वो तेज कदमों से पहले कमरे की तरफ चल पड़ा। मगर ये क्या? वहां पहुंचकर तो पूरी तरह से सन्नाटा था। हाँ, पर उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि यहां? तभी उसकी नजर पड़ी
कमरे में कुछ तो अलग है। क्या? उसने तुरंत ही कमरे की लाइट जलाने के लिए बटन दबा दिया। मगर ये क्या? लाइट क्यों नहीं चल रही? लोड शेडिंग? वो पास की बालकनी से जाकर नीचे झांका। नीचे आसपास की बिल्डिंग्स में लाइट थी, नीचे के दोनों फ्लोर में लाइट थी, सिर्फ इसी फ्लोर में लाइट नहीं थी। तो क्या बाहर से इस कमरे की लाइट काट दी गई है ताकि वो अंधेरे में रहे? डराने का कितना सारा साधन। बालकनी से मुड़कर जैसे ही आया, उसे समझ में आया कमरे में क्या बदलाव था। कमरे के कोने में खड़ी वो ट्रेडिशनल मूर्ति अब उसके बहुत पास आकर खड़ी थी। जैसे किसी ने उसे, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बेजान मूर्ति के लिए रहते रहते उसका मन भी डर रहा है। अब बारी दूसरे कमरे की थी। दूसरे कमरे में नॉक करने के बाद भी जब कोई हलचल नहीं हुई तो वो अंदर गया। ये एक स्टडी रूम था। बीचों बीच एक टेबल और 4 कुर्सियां, और चारों तरफ ढेर सारे बुक शेल्फ, और उनमें बहुत से तरह की किताबें। जो भी यहाँ रहता था पढ़ने का बहुत शौकीन था। वो इधर उधर मोमबत्ती और कॉइन खोजने लगा, मगर वो उसे नहीं मिली। अब उसका दिमाग घूम गया। ये क्या है? यहां पर इतनी सारी किताबें, इनके बीच वो मोमबत्ती कैसे ढूंढेगा? लगता है उस आदमी ने उसे हराने के लिए चीटिंग का सहारा लिया। इसी रूम में उसे हराकर पर वो हिम्मत नहीं हारेगा। चाहे जैसे भी हो, उसे ये खेल जीतना है। और तभी उसकी नजर पड़ी एक किताब पर। किताब दूसरी किताबों की अपेक्षा थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी। उसने झपट कर उठा लिया और उसके होंठों पर मुस्कान फैल गई। किताब के ठीक पीछे मोमबत्ती और किताब के अंदर कॉइन थी। कॉइन जेब में डालकर उसने मोमबत्ती को टेबल पर रखा और जलाने लगा। और तभी हवा का एक झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। ओह, ये क्या हो गया? उसने जल्दी से अपनी जेब से लाइटर निकाला और लाइटर को जलाने की कोशिश करने लगा, मगर लाइटर नहीं जल रही थी। और इसके साथ साथ उसके आसपास बुक शेल्फ से जैसे किताबें निकल कर गिरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किताबें गिराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। वो अंधेरा जैसे उसे निगल जाना चाहता है। दिन का शरीर कांपने लगा था। तेज हाथों से वो लाइटर जलाने की कोशिश कर रहा था, मगर लाइटर जलने का नाम नहीं ले रहा था। अब वो परछाई बिल्कुल करीब सी आती जा रही थी कि अचानक लाइटर चल गया। जितेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पास से भागकर कोई कमरे से बाहर चला गया। जब उसने मोमबत्ती से कमरे को अच्छी तरह से देखा तो उसके पूरे शरीर में सिहरन फैल गई। सामने बहुत सारी किताबें जमीन पर खड़ी थी, मगर अभी जो भी था वो तो उसकी तरफ किताबें गिराते हुए बढ़ रहा था। पर ये किताबें खड़ी कैसे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सेल्फ से उतार कर उन्हें जमीन पर रखा है। पर इस पूरी बिल्डिंग में उसके अलावा कोई और नहीं है। तो क्या किसी को चुपचाप यहां छुपा कर रखा गया है ताकि उसे डराकर उसे हराया जा सके? नहीं, वो डरेगा नहीं। उसने तुरंत ही दूसरी मोमबत्ती जलाकर कमरे से बाहर कदम रखा। कौन है रे? कौन है जो मुझे डराना चाहता है? तेज कदमों से वो पहले कमरे की तरफ बढ़ चला। यहीं
यही है जो भी है। और तभी एक चीज देखकर उसका शरीर फिर से सिहर उठा। वो पुरानी ट्रेडिशनल मूर्ति अब अपनी जगह नहीं है, बल्कि पास ही की बालकनी में खड़ी। समझ गया, मुझे डराने के लिए यहां पर कोई ना कोई जरूर है, और वो जो भी है उस मूर्ति के पीछे ही छुपा हुआ है। मूर्ति के जरिए मुझे डराने की कोशिश हो रही। कौन है रे? कौन हरामजादा है? बाहर आ। मैं समझ गया हूं, तू मेरे अलावा यहां पे छुपा हुआ है और ये सब कर रहा है। मुझे डराना इतना आसान नहीं है, याद रख। 2 कमरे मैंने पूरे कर लिए, तीसरा मैं पूरा कर लूंगा, समझा? मुझे नहीं डरा सकते तुम लोग। आजा बाहर। मगर कोई शोर नहीं था। उसने दौड़कर बालकनी का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अब देखता हूं तो अंदर कैसे आता है, इसके बाद तुझे मजा बताऊंगा। और फिर वो मुड़कर तीसरे कमरे की तरफ चल पड़ा। तभी उसने महसूस किया कि उसे बहुत तेज प्यास लग रही है, पर पानी तो उसके बैकपैक में है, पर वो आखिरी वाले कमरे में है। और खेल के नियमानुसार उस कमरे में सारे कमरे पूरे करने के बाद ही दोबारा जाया जा सकता है रात भर सोने के लिए। तो क्या उसे प्यासा ही? टू हेल विथ योर गेम रूल। मुझे गेम जीतना है, रूल के अनुसार नहीं, सोचकर वो तेज कदमों से उस कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे के अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद किया और बैकपैक से पानी निकालकर पीने लगा। तभी अचानक एक आवाज ने उसका ध्यान दोबारा खींचा। ऐसा लग रहा था जैसे दीवार पर कोई नाखून रगड़ रहा है। ओफ, बालकनी बंद करने के बाद फिर वो किस जगह से अंदर आ गया? उसे डराने की कितनी कोशिशें करेंगे ये लोग, वो डरने वाला नहीं है। अब उसे जल्द से जल्द तीसरा कमरा खत्म करना है। पानी की बोतल अंदर रखकर मोमबत्ती लेकर वो फिर से कमरे से बाहर निकला। पर ये क्या, कमरे की दीवारों पर सच में नाखून रगड़ने के निशान थे, और कमरे की छत पर किसी के पैरों के निशान। तो क्या कोई छत से उल्टा लटक कर? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब एक से ज्यादा लोग हैं यहां, और उसे डराने की हर कोशिश वो कर रहे हैं, मगर वो डरेगा नहीं। धीरे कदमों से वो तीसरे कमरे की तरफ चल पड़ा, पर यहां पहुंचकर चौंक गया। कमरे के अंदर से मोमबत्ती की रोशनी आ रही। मतलब यहां कोई है पहले से, पर उसे काम तो पूरा करना है। जो भी है उसे दिखाना है, वो डरा नहीं। उसने 3 बार नॉक किया और आश्चर्यजनक तौर पर अंदर से भी 3 बार नॉक करने की आवाज उसके कानों में पड़ी। पहले तो चौंक उठा, क्या करे, रुके या चला जाए। लगता है ये लोग उसे डराने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं, पर वो 1 लाख रुपए लिए मेरा नहीं मानेगा। उसने धीरे से दरवाजा खोल दिया, पर अंदर कोई नहीं था। हाँ, उस खाली कमरे में जमीन पर एक मोमबत्ती जल रही थी, और जिसके पास एक डायरी रखी थी। वो तेज कदमों से उस डायरी के पास चले गया। मोमबत्ती तो मिल चुकी थी, डायरी उठाते ही वो कॉइन भी उसे मिल गई, पर डायरी के अंदर जो लिखा था वो उसे पढ़ने बैठ गया। डॉरोथी, मेरी इकलौती बेटी, उसे पैरानॉर्मल सर्च करने की बहुत आदत थी, और इसी कमरे में बैठकर उसने
पैरानॉर्मल एक्टिविटी की थी। उसके बाद वो गायब हो गई। पर पता नहीं क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे वो मेरे आसपास है, मुझसे कुछ कहना चाहती है, मुझसे कुछ चाहती है। एक दिन मैंने भी ये प्रयोग करने की कोशिश की और मैं आज इस जगह अटका हुआ हूं। मुझे जरूरत है किसी एक ऐसे इंसान की जिसे अपनी जगह रखकर मैं यहां से निकल सकूं। और आगे डायरी में एक तस्वीर थी, एक आदमी और एक बच्ची की। तस्वीर देखते ही जितेन जैसे कांप उठा। तस्वीर के अनुसार ये कृष्णचंद्र राय की तस्वीर थी, डोरोथी के पिता। मगर ये कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले तो यही व्यक्ति उन्हें यहां लेकर आया था और उसका नाम तो अमृत सरकार था। तो क्या ये एक धोखा था? तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे खुले दरवाजे के बाहर कोई उसे देख रहा है। उसने तुरंत ही मुड़कर बाहर देखा और बाहर का दृश्य देखकर वो चौंक उठा, क्योंकि कमरे की छत से नीचे की तरफ एक शरीर लटका हुआ था, जैसे वो छत पर खड़ा हो और एकटक उसकी तरफ निहार रहा था। और ये कोई और नहीं, चंद्रमोहन राय और अमृत सरकार था। पर हां, उसके चेहरे में काफी कुछ बदलाव था। सर के बाल सफेद थे और उनमें से कुछ बाल टूटकर जमीन पर भी गिर रहे थे। और ये क्या? उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से कोई चीज बाहर आने की कोशिश कर रही है। उसका शरीर अजीब सा आड़ा टेढ़ा हो रहा था। एक भयानक हंसी कमरे में गूंजी और वो बाहर की तरफ छत पर ही दौड़ गया। पूरा शरीर कांप उठा था जितेन का। एक पल समय न गंवाकर वो तुरंत ही उस कमरे से दौड़कर अपने कमरे की तरफ पहुंच गया। दरवाजा बंद करके हाँफता हुआ सोचने लगा, ये सब क्या है? क्या ये जो भी उसने देखा वो सच है या फिर उसे डराया जा रहा है? पर ऐसे कैसे कोई डराएगा? अब क्या करना चाहिए उसे? चुपचाप यहां सो जाना चाहिए? नहीं, यहां सोकर नहीं, वो यहां सोकर समय नहीं व्यतीत करेगा। वो निकल जाएगा, इस घर से निकल जाएगा। चाबियां तो है उसके पास, चिंता किस बात की? और गेम गई फाड़ में, ना मिला 1 लाख रुपए। पर इस तरह के झूठे डरावने पकड़ के कल बताएगा उसको मजा। हाँ बताएगा, नहीं रुकेगा वहां। तुरंत ही उसने अपना बैकपैक उठाया, मोमबत्ती पकड़ी और हाथों में चाबियां ली और कमरे से बाहर निकल आया। पर ये क्या? पूरे कॉरिडोर में इंसानी बाल बिछे हुए थे। उसे उबकाई सी आ रही थी इनके ऊपर चलते हुए, पर वो तेज कदमों से चलने लगा और जैसे ही कमरे की आखिरी हिस्से में पहुंचा, मेन गेट पर उसने चाबी लगा दी। पर ये क्या? कोई भी चाबी ताले में फिट नहीं हो रही। उसने अपने हाथों से इन्हीं चाबियों से ताले बंद किए थे और अब ये क्या हो गया? तभी एक अजीबोगरीब आवाज उसके पीछे से आने लगी। चौंक पड़ा वो, मुड़कर पीछे देखा तो वही भयानक आकृति उसके पीछे खड़ी थी और तभी उसके सिर पर एक जोरदार हथौड़ी से वार हुआ। जमीन पे गिरकर वो छटपटाने लगा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो दौड़कर किसी तरह से वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। असहाय दर्द और खून जमीन पर बिखरता चला जा रहा था। अचानक अपने ही खून पर वो स्लिप होकर गिर पड़ा। भयानक आकृति उसकी तरफ बढ़ी चली जा रही थी। अब उसकी मुंह खुल चुका था। मुंह का जबड़ा अजीब तरह से नीचे लटक रहा था और जबड़े के अंदर से कुछ निकलने की कोशिश कर रहा था। एक अजीब सा जीव जिसकी बहुत सारी आंखें हैं। वो ये क्या है? मुझे जाने दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए,
मैं अपने माता पिता का इकलौता मुझे माफ कर दो। आप जिंदगी में कभी मैं किसी तरह की कोई शर्त नहीं लगाऊंगा, मुझे जाने दो। नहीं जाने दे सकता। वो एक शरीर में ज्यादा समय नहीं रह सकता है, उसे शरीर बदलना जरूरी है। और वो अब तुम्हारे शरीर में आना चाहता है। चौंक पड़ा था जितेन। कानों में आवाज कहीं से आई थी, पर किसने कही थी पता नहीं। और अगले ही पल थाने में बैठे हुए इंस्पेक्टर पुष्कर सोच रहे थे, ये खेल आखिर है क्या? पहले डॉरोथी गायब होती, फिर उसके पिता, और फिर डॉरोथी की लाश हमें मिलती है। फिर कॉलेज का नौजवान युवक, अपनी माता पिता का इकलौता संतान, और फिर डॉरोथी के पिता की लाश पास ही के तालाब में। और सबसे अजीब बात, उनका निचला जबड़ा इस तरह से फाड़ दिया गया है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? हमें जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना होगा, समझ रहे हो? अपने सबऑर्डिनेट से कहते हुए बोले। ऊपर से प्रेशर आना शुरू हो गया है, इस केस को ज्यादा दिन इस तरह से नहीं रोका जा सकता। जल्द से जल्द उस गायब हुए लड़के के बारे में पता लगाओ, कहकर वो अपने घर को चल पड़े। गाड़ी चलाते हुए रास्ते में ही सोच रहे थे, आजकल के युवा कैसे हो गए हैं, अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं सोचते। कोई भी कदम, कोई भी बात अपने मन मर्जी का उठा लेते, कहीं भी चले जाते हैं बिना बताएं। आज उस बेचारे लड़के के माता पिता की क्या हाल है, किस तरह से फफक कर रो रहे थे थाने में बैठ के अपने बेटे की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाकर। एटलीस्ट वो इस बात में खुशकिस्मत है क्योंकि उनका बेटा उनसे बिना कहे कभी कोई काम नहीं करता। तभी अचानक फोन पर उनके बेटे के कॉल आ रही थी। कॉल रिसीव करते ही बोले, हाँ बेटा। पापा, मैं आज की रात अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप डिस्कशन करूंगा, उसके लिए मैं उनके घर जा रहा हूँ, ठीक है? मैंने आपको बता दिया। और हाँ, मेरा फोन रात को बंद रह सकता है, चिंता मत करिएगा और बार बार फोन मत करिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा, जाओ। फोन बंद करके उन्होंने सोचा, मेरा बेटा कितना आज्ञाकारी, अपने हर बात की खबर मुझे देता रहता है। सच ही तो है, आजकल के युवा कितने स्वच्छंद, कितने उद्दंड हो गए। छोटी छोटी बातों पर शर्त लगाना, पुराने बड़े बूढ़ों की कही हुई बातों को न मानना, उनका तिरस्कार करना और उसके लिए खुद खोज कर देखने का दावा करना। जैसे आज इंस्पेक्टर का बेटा शहर के इस गुंजान इलाके में खड़ा हुआ है, उस आदमी से मिलने के लिए जिसने शर्त लगाई है कि उसे भूत दिखाएगा, नहीं तो 1 लाख रुपए देगा। अचानक भीड़ में से वो आदमी प्रकट होता है। तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। यहां दिखाएंगे भूत? नहीं, मेरे साथ चलो, हमें एक गेम खेलना है और उस गेम के अंत तक